केसरिया बालम आओ हमारे देश। और बेटा मोहित ने तो सारे प्रोजेक्ट्स पर रिसर्च भी शुरू कर दी है। बहुत हार्ड वर्किंग छोरा है बेटा। ठीक किया ना मैंने? हाँ बाबा साहब, ये भी कोई पूछने की बात है, बड़ा अच्छा काम किया। तू अब तक जो बिजनेस संभाल रहा था उसे जिम्मेदारी से संभाल। वैसे बेटा घनो अच्छो लाग्यो तारे को तैयार होता देख ऑफिस जाने के लिए। लगे है कि तारे को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लग गया है। जा अपना काम संभाल। ठीक है बाबा साहब, आता हूं। सपना देखते रहो और हकीकत कुछ और हो गया। ये बातें भांजे, क्यों गुस्सा हो रहे हो? क्यों तोड़ाफोड़ी कर रहे हो? क्या हो रहा? दीप, पता की बात क्या है? मेरे मासा जिस खुद सीखे मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। आज पापा सर ने उस खुदसी पर मोहित को बिठा दिया। तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? कौन सा मोहित 1-2 दिन में ही हिसाब किताब जान लेवेगा? अरे बैठने दे भांजे, उसको कुर्सी पे बैठने दे। सारा हिसाब किताब तो अपन को ही देखना है। के देख लेंगे मामा साहब, के देख लेंगे। पापा सर ने तो उस मोहित को बिलासपुर वाली प्रोजेक्ट भी दे दी है। ले, इसको मतलब एक और सुमित, वो चीज़ बेकार की बातें दीप के दिमाग में डालना बंद कर। तुम दोनों हमेशा मार काट के सोचो, कभी कभी अपने दिमाग से काम लिया करो। जीजी बात ही ऐसी है, अब भेजा किधर से काम करेगा जीजी? उधर रणवीर की कुर्सी पर मोहित को बिठा दिया और बिलासपुर वाला प्रोजेक्ट भी उसके हाथ में थमा दिया। अरे जीजी, और इधर आपने रसाल और उसके बच्चे को खत्म करने वाला प्लान जो बनाया था वो भी फ्लॉप हो गया। अब जीजी दिमाग बचे तो काम करे ना। हमारे को तो लगे है कि हमारा भाग्य खराब। सुमित, अपने नसीब को कोसना बंद कर और अब तुम दोनों हमारी बात ध्यान से सुन। दीप, तू मोहित की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा, उसे ये एहसास दिला कि तारे को कितनी खुशी मिल रही है उसे रणवीर की कुर्सी पर देखने में। कुछ दिनों तक उसे फाइल में उलझा रहने दे, फिर तो उसे अपने साथ मिला लेना। मासा क्या बोल रहा, क्या बोल रहा? तब तक हमारी बिलासपुर वाली प्रोजेक्ट की पोल उसके हाथ में खुल जाएगी। तो उतार मोहित ने शीशे पे। अरे लालची माँ बाप को छोड़ो है, थोड़ी बहुत लालच तो उसके खून में भी होगी। हाँ भांजे, जीजी की बात में दम तो है भांजे। अगर लालची नहीं है तो लालच को खून जुबान पे लगाना पड़ेगा। भांजे, आगे बढ़ना है तो पॉलिटिक्स तो करनी पड़ेगी। कर ले भांजे, मोहित से दोस्ती कर ले, समझो? लेट्स गो। तारी इजाजत लिए बगैर मैं अंदर आ गया। भाई साहब को अंदर आने के लिए मेरी इजाजत की क्या जरूरत थी? आप तो बस मुझे हुक्म कीजिए। बैठ जा, तू अपने काम में बिजी था तो मैंने सोचा मैं थारे को डिस्टर्ब तो ना कर रहा हूँ, इस वास्ते। खैर, पापा साहब ने हमारे को बताया कि तू रणवीर का कामकाज संभालने वाला है, सुनकर बहुत खुशी हुई, इसीलिए मुबारकबाद देने चला आया। थैंक यू भाई साहब, वो ताई साहब ने हुक्म दिया तो घणो अच्छा किया। और तूने तो रिसर्च भी शुरू कर दी। वाह, अच्छा है, देखकर बड़ी खुशी हुई मारे को। अगर थारे को किसी चीज की जरूरत हो ना तो मारे को बेझिझक पूछ लेना। हालांकि पापा साहब ने थारे को जिम्मेदारी दी है, पर हमारा भी फर्ज बने कि मैं थारे को अठे के काम काज तौर तरीके से अवगत कराऊं। जी भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देख मोहित, इस वक्त घर का जो माहौल है वो ठीक ना है, तो अपने आप को ज्यादा काम में उलझाने की जरूरत ना है।
थारे को मुमल का, काकी सा का और थारे भाभी सा का ख्याल रखना है। अरे मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा और पापा सा को बताऊंगा बिना कि मैं थारी मदद कर रहा हूं। भाई साहब, बस तायसा ने हुक्म दिया और मैंने स्वीकार कर लिया। सच कहूं तो भाई साहब, मैं रणवीर भाई साहब की कुर्सी पर बैठूंगा तो जरूर, और उस पर अपना मालिकाना हक बिल्कुल नहीं जताऊंगा। उस पर तो आपका और रसाल भाभी साहब के होने वाले बच्चे का हक है। मैं तो सिर्फ संभाल रहा हूं, उनकी अमानत समझकर। ये तो मैंने पहले ही सोच लिया था भाई साहब। बड़ा अच्छा लगा थारा विचार सुन के। चाड़ू, भाभी साहब, आप कहीं जा रही हैं? अब मैं कथे जाऊंगी। तो फिर आप ये कपड़े क्यों पैक कर रही हैं? जिन्हें हमारे को इन कपड़ों में देखना अच्छा लगता था, वो ही ना रहे। तो फिर ये कपड़े हमारे किस काम के? इसलिए ना बस समेट रही हूँ। अब तो भारे को इन सादे कपड़ों में ही रहना है ना। क्योंकि हमारे सुहाग को रंग तो उतर क्यों है। मैं तुमसे वचन चाहता हूं, मुझे और मेरे परिवार को वारिस देने की चाह में तुम खुद को नजरअंदाज नहीं करोगी। इस बार मैं अपने पर कोई विपदा आए बिना आपको बचा दूंगी। जब मैंने आपको वचन दिया था कि मैं कभी दुखी ना होंगी, तब मैं मां बनने को नाटक कर रही थी। पर अब हमारी कोख में आपको अंश बख्श हुए ठाकुर साहब। मैं मरते दम तक आपके इस निशानी को ध्यान रखूंगी। आपके होने वाले इस बच्चे को मां और पिता दोनों को प्रेम दूंगी। ये आज हमारा आपसे वचन है ठाकुर साहब। वचन है हमारा आपसे।
खिलाया होगा। तुम इसे दवा जो लगा रही थी, शायद तुम्हारे स्पर्श से इसे कुछ महसूस हुआ होगा। सच कहूं रुक्मी, तो हमारी दवाई से ज्यादा तुम्हारी दुआओं का असर है। और वो दिन दूर नहीं जब ये उठकर तुम्हारे सामने आ जाए। भज गोविंद, भज गोविंद, भज गोविंद। पहले अंदाजा लगाओ कि इसके अंदर क्या हो सकता है, फिर खोलने की इजाजत मिलेगी। लो, मारे को बताना होगा। हाँ हाँ, अंदाजा लगाओ, कुछ भी बताओ। बताओ ना ठाकुर सा, के हार गई। बाल कान्हा। मैं चाहता था कि ये हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने रहे, ताकि हमारे आंगन में भी बिल्कुल इनकी तरह बहुत जल्दी एक बाल कान्हा खेले। हे कान्हा, ठाकुर साहब को जल्दी होश आ जाए, और उस वक्त मारे पर एक कृपा रखना कान्हा, कि वो मारे को ना देखे, हरा उनसे सामना ना करवाना। मारे को उनकी सेवा के बदले कुछ ना चाहिए कान्हा। मैं उनकी जिस नफरत को भुलाकर इतनी दूर अपनी नई राह पर निकली, मारे को फिर से उस नफरत से सामना ना करवाना। बस वो अटी से ठीक होकर जल्दी हवेली लौट जाए, अपना और रसाल का ध्यान रखे बस। और उन्हें दीप और सुमेर के बारे में कैसे मालूम होगा, उन्हें ये जानना बहुत जरूरी है। मैं दीप और सुमेर के बारे में एक अनजान नाम से खत लिखकर रखती हूँ। ठाकुर साहब के होश में आते ही वो खत किसी तरह उन तक पहुंचा देती हूँ कि दीप और सुमेर उन्हें ढूंढते हुए इस मठ में भी आए थे। उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, बस फिर मैं उनके सामने ना आऊंगी, कभी ना। रुक्मी, तुम यहाँ जल्दी चलो, आज तुम्हारे भजन गाने का दिन है। गुरुजी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कान्हा
अपनों का दुख तू ही जाने, सुन लो किशन कन्हाई, कान्हा कान्हा। बोलिए कृष्ण मुरारी जी की जय, रास बिहारी जी की जय, बांके कन्हैया जी की जय। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। भज गोविंदम।